मैंने आप लोगों को शॉर्ट टर्म फिलिप्स कर्व कराया। दिस इज अ कर्व which shows a trade-off between inflation and unemployment, and this is a curve that is basically आप कह सकते हो it's proven through the Keynesian economy school of thought का basically, because Keynesian school of thought जो ये कहते हैं कि there is a trade-off between inflation and unemployment। अगर गवर्नमेंट ने कोई स्पेंडिंग की या गवर्नमेंट ने कोई एक्सपेंशनरी पॉलिसी लगाई तो अनएम्प्लॉयमेंट तो कम हो जाएगी लेकिन इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। सिमिलरली अगर गवर्नमेंट ने कोई कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी लगाई तो अनएम्प्लॉयमेंट मतलब एज एन इन्फ्लेशन तो कम हो जाएगी लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो जाएगी। और ये वो फिलिप्स कर्व बेसिकली आपके सामने है। ये अभी डोंट फोकस ऑन दिस वन, फोकस ऑन द शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व, ठीक है। फिर मैंने कल आपको एक बताया था कि शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व कौन कहता है इसको, मैंने ये नहीं बताया। शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व कौन कहता है? मॉनेटरिस्ट, ठीक है। आई थिंक नहीं करा कर। सो चलो, मैंने कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के बारे में करवाया था। यस, हाँ आई थिंक करवाया था। सो क्विक रिकैप, ये जो मूवमेंट अलोंग द कर्व है ए से बी, ये शो कर रही है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ठीक है। ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन शो क्यों कर रही है? बिकॉज इन्फ्लेशन बढ़ रही है लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है, और ये उसी वक्त होता है जब एग्रीगेट डिमांड बढ़े, ठीक है। ये उसी वक्त होता है, इसलिए हम कह रहे हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ठीक है। लेकिन अगर बी से ए पे मूवमेंट हो शॉर्ट रन मतलब एज एन फिलिप्स कर्व की, ये सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट है। सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है एग्रीगेट डिमांड कम हो रही है। हमें कैसे पता है एग्रीगेट डिमांड कम हो रही है? क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने के साथ साथ इन्फ्लेशन कम हो रही है, तो मतलब ये सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट हो रही होगी तभी एग्रीगेट डिमांड कम होती है, ठीक है। लेकिन फिर दोनों भी ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन वो मूवमेंट अलोंग द कर्व से नहीं होता, वो शिफ्ट से होता है। शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व अगर राइटवर्ड शिफ्ट हो जाए तो इसका मतलब देयर विल बी बोथ हाई अनएम्प्लॉयमेंट एज वेल एज हाई इन्फ्लेशन, एंड दिस ओनली टेक्स प्लेस व्हेन देयर इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ठीक है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो गई तो ये इधर चला जाएगा, इन्फ्लेशन भी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा, ठीक है। लेकिन इसको नाम शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व मॉनेटरिस्ट देते हैं, मॉनेटरिस्ट स्कूल ऑफ थॉट। वो क्यों देते हैं? वो इसलिए देते हैं बिकॉज वो ये कहते हैं कि जी इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में केन्जियन ठीक कहते हैं शॉर्ट रन में ट्रेड ऑफ है, और वो हमें डेटा भी शो करता है, एम्पिरिकली हम उसको प्रूव कर सकते हैं कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में शॉर्ट रन में ट्रेड ऑफ है, लेकिन लॉन्ग रन में ट्रेड ऑफ नहीं है। क्योंकि केन्जियन ये कहते हैं लॉन्ग रन में आप अगर एक्सपेंशनरी पॉलिसीज लगाएंगे अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए, उससे सिर्फ एक ही चीज होगी, वो क्या है? इन्फ्लेशन। कैसे? हाँ, ट्रेड ऑफ क्या होता है? ट्रेड ऑफ होता है जब एक चीज आप अचीव कर लो पर दूसरी चीज अचीव नहीं कर रहे। सिमिलर टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, लेकिन दैट वर्ड वोंट बी यूज्ड हियर, ट्रेड ऑफ विल बी यूज्ड हियर, ठीक है। तो मतलब अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है तो इन्फ्लेशन ज्यादा हो रही है, ठीक है। मोमेंट उठ जा, तो पीछे चले जाओ, बहुत तंग हो रहा है, बर्दाश्त कर रहा हूँ। क्या पूछ रहा था? ट्रेड ऑफ का अभी तो मैंने तुझे बताया। ट्रेड ऑफ क्या होता है? जब एक चीज कम हो रही है तो दूसरी ज्यादा हो रही है, ठीक है। ये सादात सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं? कह रहा था नीचे जाके ट्रेड ऑफ का पूछो। नीचे जाकर ट्रेड ऑफ सर बस आप समझ समझ तो गया हूँ, समझ में गया हूँ। मेरा दिल कर रहा है कि मैं किसी जानवर के सामने तुझे फेंक दूं जो तुझे अच्छा जी। सो लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व क्या होता है? लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व में एज आई सेड देयर इज नो ट्रेड ऑफ। मैं नहीं कह रहा, ये मॉनेटरिस्ट कहते हैं। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि वो अज्यूम करते हैं भाई लॉन्ग रन में इकोनॉमी सिर्फ एक ही जगह पे आएगी, क्या? फुल एम्प्लॉयमेंट। तो इसलिए हम लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व भी मॉनेटरी स्कूल ऑफ थॉट के कहने पे हम ऐसे बनाते होते हैं, लॉन्ग रन LRAS के जी YF पे फुल एम्प्लॉयमेंट पे, फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट पे, YF मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट कैपेसिटी PPC के ऊपर, ठीक है। लॉन्ग रन में आप यहीं पे होंगे तो सिर्फ प्राइस लेवल ही बढ़ेगा, आउटपुट नहीं चेंज होगा। तो आउटपुट ही चेंज हो रहा तो अनएम्प्लॉयमेंट चेंज नहीं होगी, ठीक है।
वो क्या कहते हैं, बेसिकली ये कहते हैं, अब जरा गौर से सुनना, ये मैं आप लोगों को ए बी सी डी ई ये जो मूवमेंट हो रही है शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व से हम लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व पे आ रहे हैं, ये मूवमेंट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। आई थिंक मैंने एक दो चीजें आपको ये भी बताई थी कि एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं। मैंने आपको बताया था एक्सपेक्टेशन शॉर्ट रन में चेंज नहीं होती और पास्ट इवेंट्स पे बेस करती है, ठीक है। तो मैंने एग्जांपल दी थी, लेट्स सपोज अगर इन्फ्लेशन 5% है, बड़े अरसे से 5% है और वो 10% हो जाए, तो इसका मतलब हम ये नहीं कहेंगे अच्छा नहीं आगे भी इन्फ्लेशन 10% होगी, वो 10% एक दो दिन में हुई है फौरन, मतलब ये कि ऐसे नहीं होगा कि जी आगे भी इन्फ्लेशन 10% होगी, ठीक है। तो क्या होगा, लोग आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेक्टेशंस चेंज करेंगे जब बड़े लंबे अरसे के लिए इन्फ्लेशन 5 से 10% पे है, चली गई है, अब वापस आने का नाम नहीं ले रही। 5% थी लेकिन अब 10% बड़े लंबे अरसे के लिए, तो फिर एक्सपेक्टेशंस लोगों की क्या होंगी, चेंज हो जाएंगी। अब लोग कहेंगे आगे भी इन्फ्लेशन 10% या उससे ऊपर ही होगी, ठीक है। तो उस हिसाब से वो क्या करेंगे, जब लोगों की एक्सपेक्टेशन अबाउट इन्फ्लेशन ज्यादा होती है तो लोग क्या कहते हैं कि हमारी आगे परचेजिंग पावर क्या होगी, कम, तो लोग उस हिसाब से एम्प्लॉयर से वेजेस की डिमांड ज्यादा करते हैं। और यही अब हम यहां पे देखेंगे कि क्या हो रहा है। लेट्स सपोज इस वक्त इकोनॉमी पॉइंट ए पे है, पॉइंट ए पे इकोनॉमी नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पे है। नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब होता है, शाबाश, ये याद रखो, ये अनएम्प्लॉयमेंट में हमने की है, कल मैंने कराया था ये नहीं ना, शाबाश लड़के, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बद से महफूज रखे तुझे अब्दुल्ला मकबूल की, क्योंकि वैसे ऐसे करके देख रहे हैं क्या है डैश आदमी। सो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट ओवर लेबर फोर्स इनटू 100, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट ओवर लेबर फोर्स इनटू 100। अब मैंने तुम्हें 5 तरह की अनएम्प्लॉयमेंट कराई है, उनमें से 4 तरह की वॉलंटरी होती है, सिर्फ एक इनवॉलंटरी होती है सिक्लिकल। तो इसका मतलब नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है इकोनॉमी में सिर्फ वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट है, इनवॉलंटरी नहीं है, इसका मतलब इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट है। तो ये जो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट देखा हुआ है मैंने, इसका मतलब यही है कि इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट पे है। और पॉइंट ए में एक और चीज है, इन्फ्लेशन अभी मैं अज्यूम करूं 0 है, इन्फ्लेशन 0, ठीक है। तो लेट्स सपोज वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, पॉइंट ए विद द इकोनॉमी इज एट इट्स नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट है एंड इन्फ्लेशन इज 0। गवर्नमेंट चाहती है कि अनएम्प्लॉयमेंट को नेचुरल रेट से भी कम करके देखते हैं, कोशिश करते हैं जरा इसको कम करें। नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट लेट्स सपोज 3% पे, वो चाहते हैं 2% अनएम्प्लॉयमेंट पे हो, तो ऐसा करते हैं हम एक्सपेंशनरी पॉलिसीज लगाते हैं, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ा दी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ती है, एग्रीगेट डिमांड क्या होती है ज्यादा, जिससे डिमांड फुल इन्फ्लेशन होती है। लेट्स सपोज डिमांड फुल इन्फ्लेशन 4% पे चलेगी, ठीक है, 4% पे डिमांड फुल इन्फ्लेशन होगी। अब जब डिमांड फुल इन्फ्लेशन हुई है, मतलब प्राइस लेवल डिमांड के बढ़ने की वजह से प्राइसेस बढ़ना शुरू हुई हैं, तो फर्म्स के प्रॉफिट्स क्या होंगे, प्रॉफिट ज्यादा हुए। याद रखो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन अभी भी क्या है, 0, शाबाश लड़के, एक्सपेक्टेशन अभी भी 0 है, क्योंकि अभी कुछ अरसे में इन्फ्लेशन 4% हुई है, तो लोग कह रहे हैं मे बी आगे जाकर वापस या 0 पे आ जाए या 0 के करीब हो जाए, तो इतनी ज्यादा प्राइसेस नहीं हमें उम्मीद है बढ़ेंगी। नहीं समझे, याद एक्सपेक्टेशन कल आया था, मैंने क्या कहा था कल, एक्सपेक्टेशंस आर डिटरमिन्ड बाय पास्ट इवेंट्स। इन्फ्लेशन अभी 4% पे हुई है, लेकिन बड़े अरसे से इन्फ्लेशन क्या थी, 0, पॉइंट ए पे थे ना, ठीक है, पॉइंट ए पे थे, तो पॉइंट ए पे इन्फ्लेशन 0 है, राइट। लेकिन अब एग्रीगेट डिमांड बढ़ी है, उससे डिमांड फुल इन्फ्लेशन हुई है, 4% होगी, लेकिन वो डिमांड फुल इन्फ्लेशन अभी कुछ हफ्ते में हुई है ना। लेकिन लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे जाकर वो इन्फ्लेशन क्या होगी, 0 अप या 0 के करीब। क्यों, क्योंकि बड़े अरसे से इन्फ्लेशन 0 थी ना। तो इवन तो अभी इन्फ्लेशन 4% हुई है, बट पीपल आर एक्सपेक्टिंग यार अभी ये शॉक पड़ा है इकोनॉमी के अंदर, थोड़ी सी ओवर हीटिंग हुई है, वापस आ जाएगी इन्फ्लेशन, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन अभी तक इसलिए 0 है, तो लोग एक्सपेक्ट करें आगे इन्फ्लेशन कम होगी। तो क्योंकि एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन 0 है, तो लोगों की वेज डिमांड अभी बढ़ेगी नहीं, इसलिए फर्म्स के प्रॉफिट बढ़ेंगे, क्योंकि प्राइसेस उनको ज्यादा मिल रही हैं।
महंगाई हुई है ना रजा, तो प्राइसेस ज्यादा मिल रही हैं, तो फर्म्स के प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। जब फर्म्स के प्रॉफिट्स बढ़े तो लेबर डिमांड क्या होगी? ज्यादा। लेबर डिमांड ज्यादा होती है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगी? कम। इसलिए आपकी इकोनॉमी ए से बी पे आ गई, तो इन्फ्लेशन भी होगी, अनएम्प्लॉयमेंट भी कम होगी। ठीक है, ट्रेड ऑफ हो गया। तो शॉर्ट रन में तो होता है ट्रेड ऑफ, ये तो दोनों मानते हैं शॉर्ट रन में ट्रेड ऑफ है, मॉनेटरी भी केंद्रीय भी। लेकिन कुछ अरसा इन्फ्लेशन 4% रहती है, कुछ महीने गुजर गए, ठीक है, इन्फ्लेशन 4% ही है या उसके आसपास। 4% इन्फ्लेशन का मतलब 4-5 के आसपास, ठीक है। तो अब महीना गुजर गया, लोग देख रहे हैं यार इन्फ्लेशन अभी भी 4% है, तो अब लोग अपनी एक्सपेक्टेशंस को क्या करेंगे? चेंज, एडजस्ट करेंगे। अब लोग कहेंगे कि आगे भी इन्फ्लेशन कितनी होगी? 0 पे आएगी या नहीं? 4% पे ही आसपास के आसपास रहेगी, 4% के आसपास रहेगी, मे बी थोड़ा उससे ज्यादा हो कम हो, लेकिन एवरेज 4% के आसपास ही है। इसका मतलब अब लोग एक्सपेक्ट करें कि उनकी परचेजिंग पावर क्या होगी? आगे कम होगी। परचेजिंग पावर कम होगी, तो क्योंकि एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन बढ़ गई है, तो लोग एक्सपेक्ट करें उनकी परचेजिंग पावर कम होगी। अभी भी हुई है कम, लेकिन वो एडजस्ट नहीं होने वाली, आगे और कम होनी है। तो उनकी वेज डिमांड क्या होगी? ज्यादा। जैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी? सेविंग की बात नहीं करते, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी? ज्यादा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा, उसकी वजह से वो तो ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगी? ज्यादा। अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगी। ये आपका पॉइंट आहिस्ता आहिस्ता बी से बढ़ते बढ़ते अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ते ये सी पे आ जाएगा वापस, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पे। अब ये सर सेविंग की बात क्यों करेंगे? क्योंकि सेविंग का कॉन्सेप्ट नहीं है ना यहाँ पे, यहाँ बात हो रही है सीधी सीधी अनएम्प्लॉयमेंट की। सेविंग कहाँ से आएगी? हाँ, मे बी सेविंग करें लोग, बट वी आर लुकिंग एट द इम्पैक्ट ऑफ अ राइज इन प्राइस ऑन अनएम्प्लॉयमेंट एंड पीपल्स डिमांड फॉर हायर वेजेस। ठीक है, तो सेविंग की जरूरत नहीं ना बात सर इसमें वेज प्राइस पैरेलल नहीं आ जाएगा, इन्फ्लेशन मजीद ऊपर नहीं जाएगी? आ रहे हैं यहाँ पे, अभी नहीं जा रही क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गई है ना। मतलब हाँ एक्चुअली सही कह रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गई है ना। अब वेज प्राइस स्पाइरल पता है कब होती? जब हम ये कहते हैं अच्छा अनएम्प्लॉयमेंट यहां तक नहीं पहुंची, वापस नेचुरल रेट पे नहीं पहुंची, ठीक है। अगर वो यहां पे रहती, अनएम्प्लॉयमेंट उतनी ना होती जितनी ये है नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, तो लोग अभी भी कहते हैं कि हमें वेज ज्यादा दें, ठीक है। लेकिन जब अनएम्प्लॉयमेंट पुराने लेवल पे पहुंच गई है, तो अब वर्कर्स को एहसास होगा कि अब वो जो हमारे नखरे थे, वो जो एक्स्ट्रा वर्कर्स के नखरे थे, वो वर्कर्स तो निकल गए ना, फारिग हो गए। बाकी वो लोग बच गए जिनकी वेजेस अब हायर तो हो गई हैं, लेकिन अब वो वापस वो इक्विलिब्रियम पे आ गए। इक्विलिब्रियम नहीं कहना चाहिए, मतलब डिफॉल्ट पोजीशन पे आ गए, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अच्छा, लेकिन साथ में बच्चों का ये सवाल भी हो सकता है, सर सी से आगे क्यों नहीं गई बात, यहां तक क्यों नहीं गई? अनएम्प्लॉयमेंट जब हो ही रही थी, वर्कर्स के नखरे ज्यादा थे ही, वेजेस ज्यादा मांग ही रहे हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट सी पे आकर क्यों रुक गई है? नेचुरल रेट पे क्यों रुकी है? आगे क्यों नहीं गई? फुल कैपेसिटी थी तो आउटपुट आगे और बन ही नहीं सकता, तो उधर ही रिस्ट्रिक्ट हो गया। नहीं ना, लेकिन नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट तो आगे जा सकती है ना, अनएम्प्लॉयमेंट तो आगे जा सकती है। अनएम्प्लॉयमेंट आगे क्यों नहीं गई? वो इसीलिए नहीं गई बिकॉज लोगों ने ये रियलाइज किया, वर्कर्स ने रियलाइज किया कि नेचुरल रेट पे वापस आ गए हम, अब हम और नखरे नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने किए तो एक्स्ट्रा वर्कर्स तो निकल गए, जितने लोगों को नौकरियां एक्स्ट्रा मिली थी अब वो तो फारिग हो गए, कहीं हमें भी फारिग ना करते हैं। तो अब हम नखरे अपने जो वेजेस के हैं ना जरा होल्ड करते हैं, बस जितनी वेज इंक्रीमेंट मिल गया काफी है, और इंक्रीमेंट नहीं चाहिए हमें। वो इंक्रीमेंट के नखरे खत्म होंगे, इसलिए यहां पे आकर बात रुकी है। सर इसको ट्रेड यूनियन से लिंक कर सकता हूं? हाँ कर सकते हैं कि वेज डिमांड जो है वो ट्रेड यूनियन के थ्रू भी कर सकते हैं, बिल्कुल। हाँ, वो जो हमने ये जो एक मिनट ठहरो, यहाँ पे मैंने चेन बनाई हुई है, ये जो वेज डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, ये वेज डिमांड ये भी थ्रू ट्रेड यूनियन भी कर सकते हैं, तो ट्रेड यूनियन को ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। एनालिसिस में अच्छा पॉइंट हो सकता है कि ट्रेड यूनियंस के थ्रू जो है वो वेज डिमांड ज्यादा हुई, बिल्कुल ठीक, राइट। सो आपकी इकोनॉमी पॉइंट सी पे आ गई। अच्छा, गवर्नमेंट अब इलेक्शन ईयर है, गवर्नमेंट चाह रही है नहीं यार अनएम्प्लॉयमेंट जरा कम करनी चाहिए,
फिर कम कोशिश करते हैं ज़रा और कम करने की। तो गवर्नमेंट क्या करती है, एक्सपेंसिव फिस्कल पॉलिसी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ गई। तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ी, वैदुल्ला गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ी, एग्रीगेट डिमांड क्या होगी, जिससे डिमांड पर इन्फ्लेशन क्या होगी, ज़्यादा 7% होगी फॉर एग्जाम्पल। ये तो डिमांड पर इन्फ्लेशन ज़्यादा हुई 7%, लेकिन अभी भी एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन क्या है 4, क्या आ जाएगी 4 के आसपास। अभी हुई है इन्फ्लेशन, बड़े अरसे बाद इन्फ्लेशन 7% पे गई है, आ जाएगी वापस के, मतलब इसी के आसपास आ जाएगी 4%। तो क्योंकि एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन वही 4% है, इसका मतलब लोगों की वेज डिमांड तो ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन फर्म्स के प्रॉफिट ज़्यादा होंगे बिकॉज प्राइसेस बढ़ गई हैं। फर्म्स के प्रॉफिट बढ़े तो उसकी वजह से डिमांड फॉर लेबर बढ़ी, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगी, कम, आपकी इकोनॉमी डी पे आ गई, कम अनएम्प्लॉयमेंट हायर इन्फ्लेशन। लेकिन महीना 2 महीने ये इन्फ्लेशन रहती है, तो अब एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन क्या होगी 7% या उससे ऊपर, प्राइस लेवल तेजी से बढ़ेंगे आगे। तो लोगों की परचेसिंग पावर जो पहले गिरी, लोग एक्सपेक्ट करें आगे और गिरेगी, वापस नहीं आएगी। तो इसका मतलब जो उनकी वेज डिमांड है ज्यादा हो जाएगी, वेज डिमांड बढ़ गई तो फर्म्स की कॉस्ट क्या होंगी ज्यादा, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगी फिर ज्यादा होती जाएगी और यहाँ पे आकर रुक जाएगी। बिकॉज अगेन यहाँ पे क्योंकि वो डिफॉल्ट पुरानी अनएम्प्लॉयमेंट हो गई है ना, पुरानी अनएम्प्लॉयमेंट पे आ गए, एक्स्ट्रा वर्कर्स फारिग हो गए, तो अब वो जो पुराने वर्कर्स है वो कहेंगे यार वो जो इंक्रीमेंट मिल गया है काफ़ी है, बस और नखरे नहीं करने, बस ना काफ़ी है। तो यहाँ पे फिर फर्म्स के पास भी इंसेंटिव नहीं है लोगों को निकालने का, बस यहाँ पे वो काम करें, ठीक है। तो इससे आप ये अंदाजा लगा रहे हो ए से बी, बी से सी, सी से डी, फिर डी से ई, इससे अंदाजा ये लगाना चाहिए हमें कि लॉन्ग रन में हम इस एक लाइन के ऊपर ही चल रहे हैं, जो मॉनेटरी स्कूल ऑफ थॉट के तहत मतलब थियरी के थ्रू हम कहते हैं कि दैट इज द लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व। वो उनकी थियोरेटिकल एक assumption है कि दिस इज एक्चुअली द लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व वेयर एनी एक्सपेंशनरी पॉलिसीज will only cause inflation in the long run because unemployment will not change, ये full employment पे रहेगी। ये monetary school of thought ये कहते हैं। Therefore there is no trade off in the long run between inflation and unemployment, it will only cause inflation without a fall in unemployment। समझ आई, clear हुआ? रिस्क लिमिटेशन लिमिटेशन यही है, the assumption of full employment। एक बहुत बड़ी assumption है ना कि मॉनेटरी से कहते हैं फुल लॉन्ग रन में फुल एम्प्लॉयमेंट ही आना है, ये बहुत बड़ी लिमिटेशन, क्योंकि जरूरी तो नहीं, ठीक है। हाँ इन्फ्लेशन बेसलाइन आपने इसकी डायग्राम के लिए किया पर जनरली फिलिप्स कर्व नहीं, मैंने अपने उसके लिए किया, आप यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, इसको पॉइंट ए कह सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, नाउ What are some of the aims of the government? ऑलरेडी हम कर चुके हैं, AS में भी कर चुके हैं, क्विक ओवरव्यू। ये जो 4 मैंने हाईलाइट किए हैं ग्रीन से, these are the most important aims of the government। प्राइस स्टेबिलिटी, मतलब प्राइसेस को ज्यादा नहीं होने देना चाहते गवर्नमेंट, बहुत ज्यादा, थोड़े से ज्यादा होने चाहते हैं। क्रीपिंग डिमांड पर इन्फ्लेशन हो, ज्यादा इन्फ्लेशन ना हो। बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेबिलिटी, इक्विलिब्रियम पे हो, ना बहुत सरप्लस हो और डेफिनेटली डेफिसिट भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर थोड़ा डेफिसिट है, थोड़ा सरप्लस है, इट्स फाइन, ठीक है, वो कंट्रीज में होता है। फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट कम से कम हो, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हो। इकोनॉमिक ग्रोथ, सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ, ये गवर्नमेंट का एम है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी इंपॉर्टेंट एम है बाय द वे, लेकिन ये लॉन्ग रन में अचीव होता है, शॉर्ट रन में नहीं होता, ठीक है। और एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, ये गवर्नमेंट के लिए इंपॉर्टेंट एम है। एक्सचेंज रेट बहुत फ्लक्चुएट, इवन फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में गवर्नमेंट्स नहीं चाहती हैं आपका एक्सचेंज रेट बहुत ऊपर नीचे जाए, वॉलेटाइल नहीं होना चाहिए एक्सचेंज रेट। और रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, अमीरों और गरीबों का गैप कम, ठीक है। अब हमने इन एम्स में कॉन्फ्लिक्ट पढ़ेंगे, कॉन्फ्लिक्ट इंपॉर्टेंट है एसेस के लिए। एक कॉन्फ्लिक्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं डायग्राम समेत, कौन सा? मॉनेटरी वाला नहीं, अभी थोड़ी देर पहले हो रहा है। कौन सा? इन्फ्लेशन। फिलिप्स कर्व से हमने क्या पढ़ा है? शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट में कॉन्फ्लिक्ट है, वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सो वी कैन टिक दिस। बाकी अब हम देखते हैं कि बाकी कॉन्फ्लिक्ट्स क्या हैं। एक कॉन्फ्लिक्ट यहां पे लिखा हुआ है बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ मनी। इंटरनल वैल्यू ऑफ मनी क्या होती है, किससे डिटरमिन होती है? प्राइस लेवल और इन्फ्लेशन से। प्राइस लेवल और इन्फ्लेशन से। एक्सटर्नल वैल्यू किससे डिटरमिन होती है? एक्सचेंज रेट से।
कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप अपने मुल्क के प्राइस लेवल को थोड़ा सा बढ़ाना चाह रहे होते हो ताकि इकोनॉमी स्टिमुलेट हो, क्रीपिंग डिमांड पुल इन्फ्लेशन. High inflation is not an aim of the government, but price stability is the aim of the government. Price stability means creeping demand pull inflation. So let's suppose government थोड़ी सी प्राइस लेवल को बढ़ाना चाह रही है, ठीक है. ये प्राइस लेवल गवर्नमेंट बढ़ाती है, उससे एक्सचेंज रेट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा देख लेते हैं. सॉरी, सो गवर्नमेंट ने प्राइस लेवल थोड़ा सा, मतलब एक्सपेंसिव पॉलिसीज के थ्रू प्राइस लेवल इंक्रीज हो गया थोड़ा सा, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं हुआ, मे बी 4% इन्फ्लेशन इसके आसपास. उसकी वजह से आपके एक्सपोर्ट महंगे हो गए. अब हमारे मुल्क के लिए शायद ये इन्फ्लेशन इतनी बड़ी ना हो, लेकिन बाहर वालों के लिए एक्सपोर्ट महंगा हो गया, तो आपका वो जो शायद आपका जो कंपेटिटर है, कंपेटिटर मुल्कों से सस्ता दे रहा है, चाइना आपसे सस्ता प्रोडक्ट दे रहा है, तो लोग आपकी एक्सपोर्ट की डिमांड क्या करेंगे? एक्सपोर्ट की डिमांड कम होगी, लोकल करेंसी की डिमांड क्या होगी, जिससे एक्सचेंज रेट क्या होगा? डेप्रिशिएट. एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट हो गया. मे बी आप नहीं चाह रहे थे, ठीक, मे बी आप ये नहीं चाह रहे थे कि एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट हो, लेकिन क्योंकि एक एम आपने परसू किया, उससे दूसरा एम खराब हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया ना. अब्दुल्ला समझ आई? अच्छा, दोनों अब्दुल्ला दोनों, चलो ठीक है, दोनों ही बात कर ली, ठीक है. अच्छा जी, व्हाट इफ गवर्नमेंट एक्सचेंज रेट को कम कर रही है? मैंने पहले लफ्ज इस्तेमाल किया एक्सचेंज रेट डेप्रिसिएशन हो रही है, डीवैल्यूएशन क्यों नहीं कहा? क्योंकि मार्केट फोर्सेस की वजह से एक्सचेंज रेट कम हुआ है, करेंसी की डिमांड कम हुई थी ना, तो एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट हुआ है. लेकिन अगर गवर्नमेंट अपनी करेंसी की वैल्यू को, लेट्स सपोज गवर्नमेंट का एम है यार करेंसी को सस्ता करें ताकि मे बी एक्सपोर्ट बढ़े, करेंसी को, एक्सचेंज रेट को गवर्नमेंट ने सस्ता किया, अब इसमें मैं डेप्रिसिएशन का लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, डीवैल्यूएशन. डीवैल्यूएशन. अब अगले चैप्टर जो इंटरनेशनल एस्पेक्ट्स का लास्ट चैप्टर हमारा रह गया, इंशाल्लाह सैटरडे की क्लास में शुरू करेंगे, जो हमारी ऑनलाइन क्लास होगी. कितने बजे होती है? 11 से 12, 10 से 11 ना कर, जी सर. सुबह सुबह. जी सर. कसम से इसमें कहा कि ठीक है, ऑनलाइन होती है, सर फजर के बाद तो तू यहाँ पे लेती है क्लास? चलो ठीक है, 11 से 12 ठीक है, कोई नहीं. अच्छा, सर 11 से 12 पीएम या एएम? मुझे पिछली दफा लगा पीएम में आ गई, एएम में क्लास होगी, मुझे पता ही नहीं चला. जो सर जनवरी मैंने इसको बताया था, मुझे लगा 12 बजे. कौन पागल आदमी 11 बजे रात को क्लास करता है? सर आपने क्या किया? बेटा वो क्रैश कोर्सेज करा रहे होते हैं, मैं क्रैश कोर्स नहीं करा रहा. यार कसम से है. अच्छा, अगर गवर्नमेंट सुनो, अगर गवर्नमेंट एक्सचेंज रेट को डीवैल्यू कर दे, ठीक है, अब जब एक्सचेंज रेट डीवैल्यू हो गया तो हमारे मुल्क में इन्फ्लेशन कैसे हो सकती है? करंट अकाउंट क्या होगा? एक्सचेंज रेट डीवैल्यू हुआ है, एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स इलास्टिक हैं, प्रोडक्ट सस्ता होगा, उसकी वजह से एक्सपोर्ट की डिमांड ज्यादा, करंट अकाउंट बेहतर. बट करंट अकाउंट बेहतर तो एग्रीगेट डिमांड क्या होगी? ज्यादा. एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होगी तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होगी? ज्यादा. मे बी वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन 5% से ऊपर चली गई. और साथ में क्या होगा? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन भी. एक्सचेंज रेट डीवैल्यूएशन से दोनों तरह की इन्फ्लेशन होती है, डिमांड पुल भी, कॉस्ट पुश भी, क्योंकि रॉ मटेरियल जो इंपोर्ट कर रहे हो महंगा हो जाएगा ना. जब अपनी करेंसी सस्ती होगी तो बाहर की महंगी हो जाएगी, तो इसका मतलब इंपोर्टेड रॉ मटेरियल महंगा हो जाएगा, जिससे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो जाएगी. दोनों चीजें खराब हो रही हैं. तो एक एम को अचीव करते करते दूसरा एम खराब हो गया, प्राइस स्टेबिलिटी. दोनों इन्फ्लेशन के साथ हो गई, डिमांड और कॉस्ट दोनों हो रही. एक्सचेंज रेट डेप्रिसिएशन या डीवैल्यूएशन की वजह से दोनों इन्फ्लेशन होती. ठीक है, ये हो गया पहला कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैल्यू. दूसरा कॉन्फ्लिक्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट इन्फ्लेशन. अब्दुल्ला, बैलेंस ऑफ पेमेंट ज्यादा होता है, बेहतर होता है. गवर्नमेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट को बेहतर कर पाती है, करंट अकाउंट को बेहतर कर पाती है. उससे मुल्क में इनकम्स क्या होंगी? ज्यादा. एक्स भी बढ़ गया, एक्स बढ़ गया, मे बी सी भी बढ़ गया. एग्रीगेट डिमांड क्या होगी? एग्रीगेट डिमांड बढ़ गई तो क्या होगा? डिमांड पर इन्फ्लेशन. तो बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक करते करते आप इन्फ्लेशन को ज्यादा कर गए हो, मे बी 5% से ऊपर होगी, काम खराब हो गया. सिमिलरली
अगर आप इन्फ्लेशन को थोड़ा सा इंक्रीज करते हो 2-3% बेशक 3-4%, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होगा उससे? खराब हो सकता है, क्योंकि बाहर वालों के लिए आपका प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा, तो आप वो कहेंगे नहीं यार सब्सटीट्यूट ढूंढते हैं, चाइना से लेते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट खराब, क्योंकि आपने थोड़ी सी प्राइस लेवल को बढ़ाया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, एक एम अचीव करने के चक्करों में दूसरा एम खराब हो गया। ये याद होनी चाहिए चीज़ें, क्योंकि ये आ सकते हैं, इनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। बैलेंस जो कॉन्फ्लिक्ट नेम्स है ना, इनके ऊपर क्वेश्चन आते होते हैं, ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अगले हफ्ते बाय द वे कम से कम 2 होपफुली वेंसडे को तो है ना हमारी क्लास, थर्सडे को मुसीबत छुट्टी आ गई है, काम खराब है, ऑनलाइन क्लास ना रख लूं? नहीं सर आपने कहा था कि हमारा ऑनलाइन क्लास रख लेते हैं। तूने कौन सी पसंद बनानी है? अच्छा नहीं पसंद नहीं, उस दिन तो कश्मीर डे है, तूने कौन से जुलूसों में जाना है? मैं कश्मीर को सपोर्ट करता हूँ, जलसे में निकल जाऊंगा। अब निकलेगा तू सर आप पसंद बनाते हैं? है? आप पसंद बनाते हैं? अस्तगफिरुल्लाह, सर इसमें अस्तगफिरुल्लाह वाली क्या बात है? ये आराम है सब कुछ। कैसे आराम है, कैसे आराम है? डांस नाच गाना नहीं करोगे? नहीं सर, अब सिर्फ अच्छा म्यूजिक नहीं सुनोगे? कसम खाओ। क्या यार, पता है हमारी यूथ को ऐसे, पहली यूथ इतनी भटकी हुई है, ऐसे ऐसे माशाल्लाह बच्चे हैं यहाँ पे, हैं? इमरान खान से चला हाँ वाकई। तो इस इमरान खान के जाने पे तू भटक गया है, अब वो पसंद बनाने पे और भटक जाएगा तू, कसम से। जिंदगी में तूने गुड्डी उड़ाई भी है कि नहीं? जी सर उड़ाई है। अच्छा, ये तो थी बैंड, इसका मतलब जेल में डलवाऊं तुझे? सर वो इतनी 2 फीट ऊपर उड़ाई थी। ठीक है बेटा, अच्छा काम। सर मैं आपके साथ गुड्डी उड़ाना चाहता हूँ। सर देखिए आप मेरा हाथ पकड़ के उड़ाएंगे, कितना पसीना होगा। यार ये बहुत काम खराब हो गया भाई, ये बच्चा बहुत भटक गया ये बहुत भटक गया। अच्छा भाई, सो अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन का हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन में भी ऑब्वियसली कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है भाई। इकोनॉमिक ग्रोथ होगी और मे बी एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाकर होगी तो इन्फ्लेशन होगी। अच्छा बाय द वे एक चीज याद रखो, इकोनॉमिक ग्रोथ अगर सप्लाई साइड पॉलिसीज की वजह से हुई है तो इन्फ्लेशन नहीं होगी। तो दिस इज नॉट समथिंग जो इवैल्यूएशन के लिए आप लोग देख सकते हो, दिस इज नॉट समथिंग जो हमेशा होगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ से इन्फ्लेशन होगी, जरूरी नहीं है। अगर वो सप्लाई साइड ग्रोथ है, एग्रीगेट सप्लाई बढ़ गई तो इन्फ्लेशन तो कम होगी, ठीक है। आई मीन दिस कैन हैपन एंड दिस माइट नॉट हैपन एज वेल, ठीक है। इसी तरह इनकम इनइक्वालिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, कुज़नेट्स कर्व याद है? नहीं याद, मुझे यकीन है, तो याद रख लें। कुज़नेट्स कर्व में हमने क्या पढ़ा था? जिनी कोफिशिएंट ऑन द वाई एक्सिस जो इनकम इनइक्वालिटी शो करता है ना, जिनी कोफिशिएंट। तू क्या सोच रहा था? जे कर्व अगले चैप्टर में दोबारा रिकैप कराएंगे, ग्लोबलाइजेशन का चैप्टर आ रहा है चला तो। और जीडीपी पर कैपिटा मतलब जो इकोनॉमिक ग्रोथ को शो करता है। तो शुरू में क्योंकि गवर्नमेंट अपने टारगेट जीडीपी लेवल पे आना चाहती है तो उनको होगा यार अमीरों को और एंटरप्रेन्योर्स को इंसेंटिव्स दें, उनको सब्सिडीज दें, टैक्स कट्स दें, जिससे वो अमीर से अमीरतर होते रहेंगे और गरीबों पे कोई स्पेंडिंग नहीं होगी, तो इनकम इनइक्वालिटी बढ़ती जाएगी। लेकिन जब एक टारगेट लेवल ऑफ जीडीपी पे पहुंच गए, जीडीपी पर कैपिटा पे, अब इकोनॉमिक ग्रोथ विल बी मैच्ड बाय अ फॉल इन इनकम इनइक्वालिटी। व्हाई? बिकॉज नाउ द गवर्नमेंट वुड वांट कि उस इकोनॉमिक ग्रोथ का फायदा गरीबों तक पहुंचे बाय इम्पोजिंग प्रोग्रेसिव टैक्सेस, बाय गिविंग ट्रांसफर पेमेंट्स टू द पुअर एटसेट्रा, ठीक है। तो ये बेसिकली गवर्नमेंट करेगी। सर ये वर्ड तो नहीं यूज कर सकते ना, इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो रही है जब रीच हो गया। नहीं, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, यहां तक कॉन्फ्लिक्ट है लड़के, यहां तक कॉन्फ्लिक्ट है, इसके बाद कॉन्फ्लिक्ट नहीं, इसके बाद ठीक है, यहां कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। बिल्कुल ये रियलिस्टिक तो नहीं है ना, क्योंकि इकोनॉमी में छोटे बड़े एंटरप्रेन्योर्स हर टाइम पे होते हैं। ये सिर्फ तब रियलिस्टिक होगा अगर छोटे एंटरप्रेन्योर्स फिक्स्ड रहे ना, पहले उन पे आपने टैक्स नहीं लगाया, फिर वो बड़े हो गए टैक्स छूट है ना, यही तो रियलिस्टिक। कैसे? क्योंकि छोटे एंटरप्रेन्योर पे वो उतना अमीर तो नहीं होता जितना बड़ा एंटरप्रेन्योर होता है, तो इनकम इनइक्वालिटी तो बढ़ेगी। नहीं ना, पहले मैं वही कह रहा हूँ ना, अगर आपका एक टारगेट लेवल ऑफ ग्रोथ है तो प्रोग्रेसिव टैक्स है भी तो उतना प्रोग्रेसिव नहीं है,
कि मतलब गरीब आदमी से 10% या गरीब आदमी नहीं, थोड़े से छोटे एंटरप्रेन्योर से 10% टैक्स लिया तो अमीर तरीन से 20% लिया। ये भी अनफेयर है, इवन दो मतलब कहने को थोड़ा फेयर है फिर भी अनफेयर। वो तो उससे तो 40% लेना चाहिए। तो अगर प्रोग्रेसिव टैक्स ही है तो गिनी कोएफिशिएंट ऊपर कैसे जा रहा है? क्यों? जाता है। क्योंकि गरीब आदमी इधर से इधर जा रहा है, अमीर आदमी इधर से इधर जा रहा है, तो जिनी कोफिशिएंट बढ़ेगा ही ना। जो गरीब आदमी या मतलब जो छोटा एंटरप्रेन्योर है वो थोड़ा बेटर ऑफ हो रहा है या ज्यादा बेटर ऑफ हो रहा है। तो जिनी कोफिशिएंट बेसिकली इनकम इनइक्वालिटी शो कर रहा है। अमीर आदमी बहुत अमीर हो रहा है और जो मिडिल क्लास है वो थोड़े से अमीर हो रहे हैं, जिनी कोफिशिएंट बढ़े, और गरीब आदमी बेहतर हो ही नहीं रहा। ठीक है, सो इसी तरह इकोनॉमिक ग्रोथ और बैलेंस ऑफ पेमेंट में ट्रेड ऑफ है, कॉन्फ्लिक्ट है। इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होगा? करंट अकाउंट क्या होगा? हाँ ना, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, करंट अकाउंट क्या होगा? इंक्रीज होगा। कैसे? इकोनॉमिक से सुन, हम ना कह रही है रियल जीडीपी बढ़ेगा तो करंट अकाउंट इंप्रूव होगा। कैसे? अगर मैं तुझे ये कहूं ज़ैनब, क्या ये ठीक है? क्या ये ठीक है? ये चेंज क्या? क्यों? और नहीं नहीं नहीं, ज़ैनब भी वही गलती कर रही है जो आमना कर रही है। अब्दुल्ला जी सर। बता, सर, ये ठीक है चेंज? नहीं नहीं सर। क्यों? सर जीडीपी बढ़ेगा तो हाँ। उनकी इनकम्स बढ़ेंगी, शाबाश, इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगी। इनकम्स बढ़ती हैं बच्चियों। कैसे? कैसे? ज्यादा प्रोडक्शन होगी, अगर क्वालिटी बेहतर हो रही है, नॉट क्वांटिटी, तो हाँ वो इवैल्यूएशन में आ सकता है। जो तुम कह रही हो ना, वो एनालिसिस में नहीं है, वो इवैल्यूएशन में है। इकोनॉमिक ग्रोथ, एक चीज याद रखो, इकोनॉमिक व्हाट इज द नॉर्म? अगर मैं तुम्हारे से नॉर्म पूछूं आमना या ज़ैनब, व्हाट इज द नॉर्म? द नॉर्म इज इकोनॉमिक ग्रोथ कॉजेज करंट अकाउंट टू फॉल. The norm is this, and you write norms in analysis, and you write the exceptions in evaluation. तो जो तुमने कहा है, अब वो उसकी पूरी चेन बनाओ, तूने पूरी चेन नहीं बनाई थी एक तो इसके नंबर कटेंगे। पूरी चेन बनाओ और तुम कहो अच्छा इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ से क्वांटिटी भी बढ़ेगी, एट द सेम टाइम क्वालिटी भी बढ़ सकती है, मे बी सप्लाई साइड पॉलिसीज हो रही हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, सब्सिडी से टेक्नोलॉजी पे व्हाटएवर, थोड़ा सा एलैबोरेट करो, उससे क्वालिटी खराब हो रही है, बेहतर हो रही है, तो हाँ एक्सपोर्ट बढ़ सकती है, यस इसमें ठीक है। बट व्हाट इज द नॉर्म? तो लेकिन प्रॉब्लम फिर वही है, अगर क्वालिटी बढ़ी है तो प्रॉफिट्स भी बढ़े और इनकम मजीद ज्यादा हो रही है। लेकिन इंपोर्ट भी होगा, बट एट द सेम टाइम एक्सपोर्ट भी हो सकता है, फिर डिपेंड करता है क्या चीज ज्यादा हो रही है, बट इवैल्यूएशन में आप लिख सकते हैं। बट नॉर्म क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, दो चीजें होती हैं, एक जो ये इसने अब्दुल्ला ने कहा है इनकम्स बढ़ गई, वाई से इनकम को डिनोट कर रहा हूं, जैसे इंपोर्ट की डिमांड बढ़ेगी। दूसरा इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई, रॉ मटेरियल की डिमांड क्या है? ज्यादा। रॉ मटेरियल कहां से खरीदोगे? बाहर, इंपोर्ट ज्यादा होगा, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन भी होगी, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ से बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हो रहा है ये बता रहे हैं ना, ठीक है, तो डेफिसिट हो रहा है, समझ आई? नॉर्म 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 नहीं नॉर्म, ठीक है। तू इतना एक्सप्रेशनलेस क्यों बैठा हुआ है? चल यार ठीक है, समझ रहे थे, समझ आइए थोड़ी बात सी। पूछिए। नहीं यार मैं नहीं उसको पहली दफा इसने कहा मुझे समझ आ रही है, तो मैं उसको एम्बैरेस करके उसका मूड खराब नहीं करना चाह रहा। ठीक है, शाबाश बेटा, वेल डन। अच्छा जी, सर साथ कुछ कहना चाहता हूं। सर सदात कह रहे हैं कि ये मेरा चॉकलेट एक फ्रेश पैंट था कल करेंगे। नहीं सर सदात कह रहे हैं। थैंक यू सादात, थैंक यू सादात, फिर जो मारे आप सर आप थैंक यू। अच्छा जी, अब आते हैं व्हाट लास्ट चीज है यार, आखिरी चीज है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन केन्जियन इकोनॉमिक्स एंड मॉनेटरी इकोनॉमिक्स? भाई 11
मैंने आप लोगों को 11 यहाँ पे डिफरेंसेस बताए हैं बिटवीन मॉनेटरी इकोनॉमिक्स या मॉनेटरी स्कूल ऑफ थॉट एंड केन्जियन स्कूल ऑफ थॉट। ठीक है, एमसीक्यूज के लिए आपको आने चाहिए, क्योंकि एक एमसीक्यू आ सकता है, ऐसे नहीं आ सकता। ऐसे 20 नंबर का कभी ऐसा नहीं होगा कि जी एक्सप्लेन एंड इवैल्यूएट द डिफरेंसेस बिटवीन द टू, ऐसे सवाल नहीं आते। ठीक है, अलबत्ता एमसीक्यूज में हो सकते हैं। ठीक है, तो क्या डिफरेंस, जिस तरह अभी हमने किया फिलिप्स कर्व, केन्जियन स्कूल ऑफ थॉट में क्या फातिमा, वैसे तेरे से उम्मीद नहीं थी मुझे तू सवाल पूछेगी। अच्छा करती रहती, अच्छा वो आगे कन्वे नहीं करते। अच्छा ठीक है, नहीं बेटा फातिमा ऐसा नहीं होगा, एक सवाल के अंदर 11 पॉइंट नहीं आ सकते। ठीक है, हाँ अच्छा ये पूछ रही, हाँ बेटा अनफॉर्चुनेटली यही करना पड़ेगा, क्या करें यार। हाँ बाहर जाके जिसको सटी यार। अच्छा सो फिलिप्स कर्व, जिस तरह मैंने कहा फिलिप्स कर्व केन्जियन कहते हैं क्योंकि केन्जियन फिस्कल पॉलिसी पे बड़ा रिलाय करते हैं। ऊपर एक्चुअली मैंने लिखा हुआ केन्जियन फिस्कल पॉलिसी कहते हैं जी बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी को स्टिमुलेट करने के लिए, इकोनॉमी की एग्रीगेट डिमांड बढ़ाने के लिए। मॉनेटरिस्ट कहते हैं फिस्कल पॉलिसी बकवास है, सिर्फ इन्फ्लेशन ही होगी। ठीक है, उसी तरह फिलिप्स कर्व में केन्जियन कहते हैं भाई ट्रेड ऑफ नहीं है। ठीक है, लॉन्ग रन में हो शॉर्ट रन में हो, अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन में ट्रेड ऑफ नहीं है। मॉनेटरिस्ट कहते हैं भाई ट्रेड ऑफ है, लॉन्ग रन में देयर इज ट्रेड ऑफ, देयर इज नो ट्रेड ऑफ। ये पता नहीं उल्टा लिखा हुआ एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली, ये इसको ऐसे याद रखें, ऐसे होना चाहिए। सो देयर इज ट्रेड ऑफ, देयर इज ट्रेड ऑफ इन द लॉन्ग रन, वो नो नहीं होना चाहिए था, वो नो का लफ्ज गलत है, देयर इज ट्रेड ऑफ। अभी पढ़ा है यार हमने, यानी सरप्राइज क्यों हो रहे? मॉनेटरी स्कूल ऑफ थॉट यही कहता है ना कि देयर इज नो ट्रेड ऑफ, सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लेशन होनी है लॉन्ग रन के अंदर, अनएम्प्लॉयमेंट पे चेंज नहीं आएगा। ठीक है, सो देयर इज अ ट्रेड ऑफ व्हेन इट कम्स टू मॉनेटरिस्ट, जबकि केन्जियन कहते हैं भाई ट्रेड ऑफ नहीं है। यहां पे मैंने लिखा हो देयर इज अ ट्रेड ऑफ, सो एक्चुअली देयर इज नो। ये मैं क्या कह रहा हूं है ना? मेरे ख्याल में थोड़ा सा मैं भी किसक ही गया हूं। नहीं सॉरी आई अपोलोजाइज, एक्चुअली वो लिखा सही है, बोल भी ठीक रहा हूं लेकिन लिख गलत रहा हूं। सो वो बिल्कुल ठीक लिखा हो भाई, मॉनेटरिस्ट कहते हैं वाकई ट्रेड ऑफ नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसकी कर्व ऐसे बनती है भाई। ठीक है, सॉरी ये मेरा थोड़ा सा बुढ़ा हो गया ना, समझा कर। ठीक है, आप और बुढ़े हाँ, सर ये नहीं हो सकता। जबकि जो केन्जियन है वो कहते हैं ट्रेड ऑफ है। ठीक है, सॉरी। अच्छा, वेज रिजिडिटी, केन्जियन कहते हैं वेजेस नीचे की तरफ रिजिड है, मतलब ऊपर तो जाएंगी नीचे नहीं आएंगी। जब एक दफा आपने ऊपर वेज करवा ली, अपनी इनकम ऊपर करवा ली, फिर नीचे नहीं आएंगी। ठीक है, ये केन्जियन कहते हैं। जबकि मॉनेटरिस्ट कहते हैं भाई अगर ट्रेड यूनियन ना हो और अगर मिनिमम वेज लॉ ना हो तो बुरे वक्त में नीचे भी आएंगी। समझो, अगर रिसेशन हुआ, मॉनेटरिस्ट कहते हैं फॉर एग्जांपल अगर रिसेशन हुई, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगी, ठीक है, तो वेजेस नीचे भी आ सकती हैं। जबकि केन्जियन कहेंगे भाई जो मर्जी हो जाए, वेजेस नीचे नहीं आ सकती, ऊपर ही जाएंगी या कांस्टेंट रहेंगी, नीचे नहीं आ सकती। ठीक है, इसी तरह अनएम्प्लॉयमेंट, केन्जियन कहते हैं जो सबसे बड़े कॉजेज अनएम्प्लॉयमेंट के होते हैं डिमांड साइड होते हैं, जबकि मॉनेटरिस्ट कहते हैं सप्लाई साइड कॉजेज अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा कॉज करते हैं। सर ये दोनों आपस में मिल गए, मॉनेटरिस्ट और केन्जियन तो आपस में लड़ना चाहिए शुरू कर। लड़ते हैं ये, एक्चुअली डिबेट्स होती हैं इनकी। अगर आप यूनिवर्सिटी में गए कभी, इंशाल्लाह सर आप ही लेटर रिकमेंडेशन लेके देंगे। हाँ बेटा बिल्कुल मतलब आपको पता ही है, आपको पता है। तो आप ये बिल्कुल ये देखेंगे कि यूनिवर्सिटीज के अंदर बेसिकली डिबेटिंग सेशंस होते हैं बिटवीन वो इकोनॉमिस्ट, क्योंकि यूनिवर्सिटीज के अंदर प्रोफेसर्स और इकोनॉमिस्ट बैठे होते हैं, तो वो इकोनॉमिस्ट जो केन्जियन स्कूल ऑफ थॉट के होते हैं कंपेयर टू वो इकोनॉमिस्ट जो मॉनेटरी स्कूल ऑफ थॉट के होते हैं। ठीक है, अब जिस तरह यहाँ जब मैंने जो जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ा, आप कौन से स्कूल ऑफ थॉट को सपोर्ट करते मैं वैसे केन्जियन को करता हूँ, लेकिन जिस यूनिवर्सिटी से मैंने पढ़ा, यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरेक, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह डिस्टिंक्शन के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। ठीक है, आपको तो पता है। ठीक है, आपकी आई होगी डिस्टिंक्शन इब्राहिम, है ना, आई है ना, माशाल्लाह। तो उसमें ज्यादातर इकोनॉमिस्ट जो है वो मॉनेटरिस्ट थे। तो इंग्लिश में बात करते थे पर नहीं बेटा, वो
पंजाबी में उनकी खास डायलेक्ट होता है पंजाबी का, बड़ा मजे का होता है। सर पंजाबी में इकोनॉमिक्स की हाँ मैं पंजाबी में लिखा, बड़ी मजा, ऐसे भी लिखने में बड़ा मजा आता है बेटा, ठीक है। अच्छा भाई बाय द वे सुनो सुनो, अब तो पढ़ने का तुम्हारा मूड कोई नहीं है, ये सारा रट्टा मारना है, ओके सर ठीक है।